हम दुनिया में सबसे जो शानदार अखबार होते हैं ना, उनको गहराइयों से पढ़े हैं तो एक पैटर्न निकल कर आता है। और वार के ऊपर लिखी हुई हर किताब से मिलाकर जब इसको देखें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ईरान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे 7 पैटर्न्स को मैं दुनिया के सबसे अच्छे अखबारों से और युद्ध पे, रणनीति पे लिखी हुई सबसे अच्छी किताबों से मिलाकर आपको सुनाना चाहता हूँ। ईरान सबसे पहले एक रीजनल और इकोनॉमिक पेन क्रिएट करना चाहता है, मतलब एक क्षेत्रीय और आर्थिक दबाव है। क्यों? उसके अटैक करने का पैटर्न देखिए। हर वो कंट्री जो यूएसए की दोस्त थी, ईरान ये जानता है कि अगर मैं यूएसए और इजराइल से कहूंगा कि इस जंग को रोक दो तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन जो उनके दोस्त हैं और इतने सगे दोस्त हैं कि उन्होंने मिलिट्री बेस और अपनी सुरक्षा इनके हाथ में दी हुई है, वो जब यूएसए और इजराइल से कहेंगे कि बस करो, ये लगातार हमले जो हमारे यहाँ दिए गए बेसिस पे हो रहे हैं हम और नहीं सह सकते, तो यूएसए और इजराइल को ये बात सुननी पड़ेगी। और इसमें जो सबसे खराब दोस्त है ना ईरान का, वो यूएसए का सबसे अच्छा दोस्त है। और उसने ना अरबों खरबों डॉलर खर्चा करके दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बना बनाकर पूरी दुनिया को ये बोला है कि बिजनेस का मतलब होता है दुबई। बिजनेस करना है तो दुबई से सेफ कोई जगह नहीं। इस पूरी इमेज को एक लंबा खींचा हुआ वार इस पूरी इमेज पर कालक पोत रहा है। इसलिए यूएई पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं क्योंकि वो यूएसए से सबसे करीब है। और ये खरबों डॉलर लगाकर बनाई हुई इमेज इतने साल मेहनत के वो कांच के टुकड़ों की तरह बिखर रही है। नंबर 2, ईरान जानता है कि मैं यूएस और इजराइल को मिलिटरीली नहीं हरा सकता, लेकिन मैं सियासी, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर उनको मात दे सकता हूं। मेरे $20,000 के मोपेड के इंजन से बना हुआ शहीदी ड्रोन और उनके 4 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर की एक इंटरसेप्शन मिसाइल। जब इंटरसेप्शन मिसाइल यहां से हवा में जाती है ना, तो वहां जो विपक्ष है अमेरिका में, वो एक इंटरसेप्शन लॉन्च कर देता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि भाई ये कैसी डेमोक्रेसी हम बनकर रह गए हैं कि हमारे लोगों के तरक्की के लिए जो पैसा यूज होना चाहिए था वो छोटे से $20,000 के ड्रोन को मारने के लिए कभी कभी 10 इंटरसेप्टर मिसाइल ऊपर जाती हैं। आप सोचिए, यानी 4 मिलियन की एक कम दाम की पकड़े तो भी $40 मिलियन आसमान में उड़कर फूटते हैं $20,000 के मोपेड के इंजन से बने हुए ड्रोन को लेकर। तो वो चाहता है कि ये सहन शक्ति की लड़ाई में अ कंटेस्ट ऑफ एंड्योरेंस में बदल जाए और इतना खर्चा हो यूएसए का कि वहां लोग सड़कों पर आ जाएं, और सिर्फ सड़कों पर ना आए, ट्रंप का ही कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। पर वो तीसरा पॉइंट ज्यादा जोरदार है। अमेरिका ने जो भी पेन दिया है ईरान को, ईरान ने उस पेन और दर्द का अंतरराष्ट्रीयकरण करवा दिया है। मतलब ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसका सबसे बड़ा दर्द इस वक्त दिल्ली और मुंबई के वो ठेले वाले जो स्ट्रीट फूड के लिए सिलेंडर्स यूज करते थे, या वो छोटी होटलें जो हजारों लाखों लोग कमाने जाते हैं उनको नाश्ता कराने के लिए बनी होती थी। तो ईरान ने क्या किया है, इस वार को एनर्जी प्राइसेस, ऊर्जा के कीमतों में, शिपिंग, कोई तेल कंपनी जो शिपिंग का इस्तेमाल करती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये शिपिंग इंश्योरेंस करवाती है। और इंश्योरेंस की जो प्रीमियम इस वक्त है, खासकर पानी के जहाज का प्रीमियम, और वो भी उसका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहा है, उसने हिला कर रखा हुआ है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस पे लगातार हमले कर रहा है। जो ड्रोन दुबई के एयरपोर्ट पे गिरते हैं या दुबई की इमारतों के इर्द गिर्द गिरते हैं, वो दुबई के शेखों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते। क्यों? उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे गिरते हैं, डन डन, और उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या दुबई सेफ है, क्या हमें यहाँ बिजनेस करना चाहिए या किसी और जगह के बारे में सोचना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे लॉक करके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से, मतलब आपको मैं विंड वर्ल्ड
ओशियनिक एआई, इसके जो सीईओ हैं उन्होंने अपने चीफ एनालिस्ट से एक रडार सिग्नल, जहां पर उन्होंने सारे तेल ले जा रहे बड़ी शिप्स के जीपीएस लोकेशन को देखा। पता नहीं ईरान ने कहां से ये टेक्नोलॉजी लाई, और उनकी यूनिवर्सिटीज को सलाम है, और हमारे यहाँ की गलगोटियाओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वहां सैटेलाइट इमेज में इन्होंने, ईरान ने यूएस और इजराइल की शिप्स के साथ ऐसी गड़बड़ कर दी है कि सारी शिप्स एक दूसरे के पीछे चिपकी चिपकी गोल घेरे में नजर आ रही है, और एक क्लस्टर नहीं, दो क्लस्टर नहीं, ऐसी 35 क्लस्टर्स हैं जो वहां पर नजर आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतनी मिसाइलें नहीं दागनी पड़ रही है। सिर्फ सिग्नल जाम करने से ये सारे ऑयल टैंकर्स और शिपिंग लाइंस एक दूसरे से अंधे हो जा रहे हैं, और वो पता नहीं चल रहा कौन किससे जाकर टकरा जाए। और ये 300-300 मीटर के टैंकर मुड़ने में कम से कम 4-4 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर लेते हैं। तो ये जो ईरान का पॉइंट है वो बहुत सुनने लायक है। और अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सुनना है। मैं क्यों दबाव डालूं यूएस और इजराइल पर कि तुम, यूएसए पर मैं क्यों दबाव डालूं कि तुम वार बंद करो? मैं ये दबाव अपने पड़ोसियों से डलवाता हूँ ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके दुनिया के हर किचन से ये दबाव डलवाता हूँ ना, इनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स को खत्म करके इनके अपोजिशन से ये दबाव डलवाता हूँ ना। कम से कम नेतन्याहू और ट्रंप को एक बात तो पता है यार, जिस दिन भी ये वार रुका उस दिन से ऐसी जांच होगी कि हो सकता है कि इनके तख्ते पलट जाए। लेकिन जो सबसे सुनने वाली बात है वो ये है कि ईरान चाहता है अपने मैसेजिंग के जरिए वो पूरी दुनिया को ये बताए, और खासकर यूएस और इजराइल को, कि जो फ्यूचर है वो ज़्यादा डेंजरस है, और हमने अपने बेस्ट हथियार बचा कर रखे हुए हैं। हम तो अभी सिर्फ तुम्हारे इंटरसेप्टर और तुम्हारी चीज़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। जो असली हथियार है हमने वो बचा कर रखे हैं, और आने वाले दिन इतना खतरनाक होंगे कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी ही इसका सबसे बेहतर सस्ता रास्ता है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, मुसर्रत अजीम साहब ने, कि समीर भाई मैंने जो यूएस का मोबिलाइजेशन देखा है, और वो बहुत जानकार है, तो उन्होंने कहा था यूएस का मोबिलाइजेशन देखकर मेरी जान निकल गई है कि क्या ये पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करने वाले। भाई साहब सलाम है ईरान को कि एक छोटी छोटी चालें चलकर दुनिया के सबसे बड़े मोबिलाइजेशन को, जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा किए हैं, आप उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो अलग से देखना कितने करोड़ डॉलर खर्चा हुए हैं। उन्होंने 100 कंट्रीज मिलकर अपनी सैन्य शक्ति पे जितना खर्चा करते हैं, पहले 100 घंटे में यूएस ने उतना खर्चा किया। ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसको इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। और जिस रेजिम को ये बदलने निकले थे, और उस रेजिम के खिलाफ लोगों के दिलों में थोड़ा मोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन आपने हमला करके इसे लेजिटिमेसी क्राइसिस से बदलकर एक नेशनल सर्वाइवल नरेटिव में बदल दिया है। यानी जिस आईआरजीसी के खिलाफ आप निकले थे, जिस सुप्रीम लीडर के खिलाफ आप निकले थे साहब, उन्होंने इसको राष्ट्रीय अस्तित्व की कहानी में बदल दिया है। ओ अमेरिका, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ना चाहते हुए मदद कर दी। अब आईआरजीसी ये कह देना ईरान में कि ये चुनी हुई संसद नहीं, अब हम सब अपने हाथ में लेंगे, तो लोग डेस्परेट हो चुके हैं। वो तबाही देखकर डेस्परेट हैं, वो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि सच में हमको एक बहुत ताकतवर मैकेनिज्म चाहिए। सब्सक्राइब करिए ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ये आर्ट ऑफ वार है। आई होप यू अंडरस्टैंड।